हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज एंड टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार। मैं प्यारे बच्चे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से धमाकेदार इस क्लास में आपका स्वागत है। और फिर से हम लोग उसी टॉपिक को लेके चलते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में प्यारे बच्चे खत्म किया, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर पढ़ने वाले थे हम लोग 5 वंश, जिसे बोला जाता है जीके तो सरल लगती है। जी स्टैंड फॉर गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत में चलने वाले 5 वंशों के बारे में डिटेल से पढ़ रहे थे, जो कि दिल्ली सल्तनत पूरे के पूरे टाइम पीरियड में 1206 से शुरू हुई और लास्टली 1526 में जाके खत्म होती है। जिसमें सबसे पहला वंश प्यारे बच्चे हमने पढ़ा था गुलाम वंश, जिसका रूलिंग टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक। अगला था खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद अगला टाइम पीरियड था आपका किसका सर? तुगलक डायनेस्टी, जिसका रूलिंग टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद आएगा सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक एंड देन लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक। दिस इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। ये हिस्ट्री मैंने आपको पुरानी वाली वीडियोस में ऑलरेडी पूरी की पूरी बता दी है। मैंने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई, इस्लाम धर्म कैसे आया, कौन इसके फाउंडर थे, कौन इस धर्म को लाया, भारत में सबसे पहले कौन लेकर आया, वो सारी चीज़ें आप वीडियो के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको एक प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी प्यारे बच्चे। नया दौर के नाम से आपकी हिस्ट्री प्लेलिस्ट बनी है, उसी के अंदर जाके हिस्ट्री की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको जलालुद्दीन खिलजी समझा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे इसी के एक भतीजे, इसी के एक दामाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आखिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सर हमने पद्मावती मूवी के अंदर भी देखा है। आखिर क्या है ये अलाउद्दीन खिलजी? कौन सी खेल है ये? तोप कौन सी है ये? क्या गुल खिला रखे इनने? सुना है हमने कि जी ये लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट रखता था। क्या ये बात सच है सर? अरे इनकी ये पर्सनल बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं ये बंदा कैसा था। हाउ इज़ योर नेचर नाउ? ठीक है जी, नेचर कैसा था, हाउ, किस तरीके का इंसान था ये, चलो बात करते हैं। प्यारे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड शुरू होता है 1296 से लेकर 1316 के बीच में। यानी ये महाराज जी सिर्फ 20 साल तक भारत के अंदर एक राजा के रूप में वर्क कर पाए। याद रखना, खिलजी वंश के अंदर सबसे लंबा रूलिंग टाइम पीरियड इसी राजा का माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। लगभग अकेले इसने 20 साल भारत में रूल किया था। कितने साल प्यारे बच्चे? 20 साल भारत में रूल करने वाला राजा इसी को कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी मात्र सिर्फ और सिर्फ 6 साल कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी 20 साल करता है। इसके बाद आएगा इसी का गुलाम, जिसको ये अपनी सेकंड वाइफ मानता था, मलिक कफूर साहब जी। 36 दिन में ये रूल कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी। इनका तो रंगीन अंदाज था, ये 4 साल रूलिंग करेंगे और ये महाराज जी तो रूलिंग करने के बिना ही चले गए, तो ये उसी समय आए और उसी समय निकल गए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। इन्होंने 20 साल तक क्या किया सर? 20 साल रूलिंग करी भारत में। इनका 20 साल का रूलिंग टाइम पीरियड माना जाता है। जन्म भाई साहब जी का हुआ था गजनी, अफगानिस्तान की जगह के अंदर। आपको पता है अफगानिस्तान भारत से 1893 में ही अलग हो चुका था। ठीक है जी, आज इंडिया और इनके बीच में एक डिस्प्यूटेड लाइन डूरंड लाइन के नाम से फेमस है। इनके महाराज जी के पिताजी का नाम था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं शिहाबुद्दीन मसूद भी लिखा हुआ है। शहाबुद्दीन मसूद भी इनके पिताजी बोले जाते हैं। इनके पुत्र जो थे, इनके बेटे का नाम क्या था प्यारे बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिजर खान, जो आपको सैयद डायनेस्टी का फाउंडर नजर आएगा। ठीक है जी, और इन्हीं के बेटे था कुतुबुद्दीन मुबारक खान, भी इन्हीं का बेटा था। इनकी जो होश उड़ाने वाली पत्नी थी मलाइका जहां, ठीक है, मलाइका अरोड़ा खान नहीं, मलाइका जहान नाम था इनकी वाइफ का। मलाइका ए जहां कहा जाता था। यही थी डॉटर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जिसने पहले ये बहन लगती थी। जलालुद्दीन खिलजी कहता है, अरे वाह, तुम तो भतीजे के साथ साथ मेरे तो दामाद भी बन सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ बांधूँ तो बांधो, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बांध दीजिए। मलाइका जहां से शादी कर लेता है और उसी के बाद इसकी नज़र थी सिर्फ और सिर्फ खिलजी वंश के राजा पे। ये जब भी देखता था, जब भी सिंहासन पे बैठा हुआ जलालुद्दीन खिलजी को देखता था, ये अपनी खोपड़ी मार लेता था। कहता था कि इसको हटा के मुझे इसकी सिंहासन पे बैठना है, लेकिन ऐसे बनूंगा तो इसकी नज़रों में बन जाऊंगा बुरा। इसीलिए नज़रों में इतना अच्छा बन गया कि ये दामाद ही बन गया उसका। अब इसने दामाद बन के वो काम करने की कोशिश की कि आगे चलकर मैं इनके सिंहासन को छीन लूँ। तो अच्छे काम करता गया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी बेचारा मानने को राजी नहीं। वो बनाने ही नहीं चाह रहा था इसको अगला दिल्ली वंश का, दिल्ली सल्तनत का राजा। तो इसने हत्या ही कर दी थी अपने पिता, अपने ससुर जी की, मार के। फिर इसने धोखे से ही दिल्ली सल्तनत हासिल की।
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसे बचपन में प्यारे बच्चे प्यार से इसे अली गुरशप कहते थे। अली गुरशप के नाम से इसे फेमस किया गया था, अली गुरशप। इसका बचपन का नाम अली गुरशप, जैसे हमें प्यार से घर में घर वाले बुलाते हैं, हाँ भी कैसे हो, है ना, ऐसे तो प्यार से नहीं बुलाते। हमें कैसे बुलाते हैं, जा गोलू काम करके आ जा, बाहर कितनी देर से बाहर मेहमान खड़े, उनके लिए चाय पानी नाश्ता ले जा। घर का नाम गोलू है, असली नाम उसका राजा है ना, घर का नाम गोलू, असली नाम राजा। कभी कभार मम्मी और प्यारे प्यारे नाम लेती गुस्से में, कहती कंजड़ निकल जा घर से बाहर, है ना, कई सारे नाम आते हैं। इसको भी प्यार से अली गुरशप के नाम से पुकारा जाता था। कौन से साहब से? ये सर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक फेमस दरबारी कवि था प्यारे बच्चे। उस दरबारी कवि का नाम मैं इधर लिख देता हूँ, शायद में भी आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजमेंट लाते हैं। ये वाला पार्ट इधर लिख देता हूँ। इसी के दरबार में एक प्यारे बच्चे एक दरबारी कवि रहा करता था, जिसका नाम बता सकते हो आप लोग? उसका नाम था अमीर खुसरो, ठीक है जी, अमीर खुसरो नाम लिया जाता है। अमीर खुसरो के बारे में एक कहावत है कि इस राजा ने, या कह सकते हैं इस दरबारी कवि ने 7 राजाओं का काल देखा है। ही इज ऑलरेडी देखा, किसने सर? 7 रूलर्स का टाइम पीरियड देख चुके हैं महाराज जी, 7 राजाओं का काल, ठीक है जी, 7 राजाओं का काल देख चुके हैं। और इसी का एक गुरु था जिसका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, आएगा अभी, निज़ामुद्दीन औलिया साहब। ये तो थोड़े घमंड में रहते थे। औलिया साहब एक सूफी संत थे, क्या बोलते थे सर इन्हें? एक सूफी संत माने जाते थे। और सूफी संत में किसी भी तरीके का लालचपन नहीं होता, ये थोड़ा सा इसी में खुश रहते थे। कहते जी हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। ये राजाओं से बड़ा चिढ़ते थे। इनको ये बुरा लगता था कि जी हमारे जैसी पूरी दुनिया क्यों नहीं है, जैसे हम अपने में जितने में हमें भगवान ने हमें जितना दिया उतने में हम खुश हैं, लेकिन राजाओं में इतना लालच है कि वो पैसों के पीछे भागते हैं। पैसे छोड़ो, संपत्ति के पीछे लालची इतने होते हैं, दरबारियों को खा जाते हैं, अपने लोगों को खा जाते हैं पैसों के, संपत्ति के चक्कर में। तो ये लोग पसंद नहीं करते थे सूफी संत लोग। निज़ामुद्दीन औलिया इंसान ऐसा था, इसने किसी भी राजा से मुंह सामने फेस टू फेस बात नहीं करी। जब भी कोई राजा स्पेशल इससे मिलने आता था तो ये दूसरे पे इसने 2 किवाड़ बना रखे थे घर से बाहर निकलने के। एक से एंट्री लेता था, एक से पीछे से बाहर निकल जाता था। एक दिन क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी इसके निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में आया, तो किसी ने खबर दे दी कि निज़ामुद्दीन औलिया साहब आपसे अलाउद्दीन खिलजी मिलने आए। कहते बहन दो उसको बाहर, भगाओ दे उसको। तो कहते महाराज जी वो मान नहीं रहे, वो अंदर आने के लिए कह रहे हैं। कहते ठीक है आने दो, मैं निकल गया यहाँ से। मतलब उसी समय निज़ामुद्दीन औलिया उल्टे दिशा से निकल जाते थे। ये मान के चलो कि निज़ामुद्दीन औलिया ऐसा था कि किसी राजा से ये मुंह धड़क फेस टू फेस बात नहीं करता था, बनती नहीं थी इसकी, एक तरीके से मान लो। अमीर खुसरो जो था सर, ये इसका दरबारी कवि नहीं था, ये कई सारे राजाओं का दरबारी कवि रह चुका था। इसने 7 राजाओं का काल देख लिया। इसने अपने टाइम पीरियड में इसने कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया। जैसे एग्जाम्पल तौर पे प्यारे बच्चे, भारत में इसी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आशिका। आशिका जैसी किताब इसने लिखी। खजाइन उल फतू इसने एक किताब लिखी थी, खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू इसी ने लिखी प्यारे बच्चे। इसी ने लिखी तुगलकनामा। तुगलकनामा पूछी जाती है कि तुगलकनामा किसकी किताब लिखी गई है, तो प्यारे बच्चे आंसर देंगे ये भी किसकी लिखी गई है, अमीर खुसरो साहब की लिखी गई है। तीसरा पॉइंट के बजाय चौथा पॉइंट पूछा जाता है कि और क्या क्या चीज़ें की सर इसने। इसी ने तबला का आविष्कार किया। इसी ने प्यारे बच्चे तबला हो गया, सितार, खड़ी बोली, किसका? खड़ी बोली के आविष्कारक भी यही माने गए। खड़ी बोली के आविष्कारक प्यारे बच्चे इसी को बोला गया। खड़ी बोली लेकर आया भारत में। गज़ल सुनते थे। गज़ल जानते हो? दिस इज कॉल्ड सैड सॉन्ग। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए प्यारे बच्चे, वही चीज़ गज़ल कहलाती है। सैड सॉन्ग बहुत तरीके का है इसने। आशिका, खजाइन फतू, तुगलकनामा, तबला, सितार, खड़ी बोली, गज़ल और कवाली जैसी चीज़ों के भी आविष्कारक माने गए। कवाली भारत में इसी ने शुरू करी। कवाली भारत में इसी ने शुरू करी। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, ये सारे के सारी चीज़ें कौन लेकर आए प्यारे बच्चे? अमीर खुसरो साहब लेकर आए। अमीर खुसरो ने इन्हीं चीज़ों का क्या किया सर? आविष्कार किया। इनकी बातें इतनी प्यारी लगती थी कि लोगों ने इनको बोला गया, इनको एक टाइटल दिया गया था, क्या सर? इन्हीं को बोला जाता था प्यार से हिंदुस्तान का तोता। हिंदुस्तान का
तोता कहते थे, हिंदुस्तान का तोता। कौन से दरबारी कवि को कहा जाता था? अमीर खुसरो को एक टाइटल दिया गया हिंदुस्तान का तोता था। पैरेट ऑफ इंडिया भी कहते थे इसको प्यार से। पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा गया। बताओ इतना खतरनाक बंदा। अमीर खुसरो जो था इन सभी चीज़ों की वजह से काफ़ी फेमस हुआ। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है सर, इनके फेमस बैटल कौन सी रही? फेमस बैटल के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में कौन कौन से युद्ध लड़े अलाउद्दीन खिलजी के? तो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध को याद करने के ट्रिक प्यारे बच्चे गुरचिम से याद रखोगे। गुरचिम, व्हाट इज गुरचिम सर? गुरचिम का मतलब गुजरात अभियान। गुजरात अभियान को जीता। रणथंभौर विजय की इसने, रणथंभौर विजय की इसने। ठीक है जी। चित्तौड़गढ़ का युद्ध अभी बताऊंगा आपको, सबसे फेमस युद्ध इसी को माना जाता है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। और मां से बनेगा प्यारे बच्चे मालवा, मालवा का युद्ध। यानी गुरचिम से याद रखोगे इसके फेमस बैटल। किसके सर? अलाउद्दीन खिलजी के फेमस बैटल। 1293 में ये वाला युद्ध, 1303, 1308, यानी कि इसने लगातार कई सारे युद्ध किए प्यारे बच्चे। सबसे फेमस बैटल मानी गई चित्तौड़गढ़ का बैटल। गुजरात अभियान में क्या हुआ सर? गुजरात अभियान में होता क्या है, एक बार बड़े ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे, एक चीज बड़े ध्यान से समझेंगे। ये हमारा इंडिया है। रुको, इसको थोड़ा सा आगे बता देता हूं। होता क्या है कि जैसे ये हमारा इंडिया है प्यारे बच्चे, ये हमारा इंडिया, इंडिया आवर कंट्री, हमारा भारत महान। तो ऐसा बताते थे कि इंडिया के अंदर क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी महाराज यहाँ पे थे। दिल्ली के अंदर ही तो सारी कहानी चल रही है। तो दिल्ली में क्या हुआ कि एक विवाद हो गया था गुजरात जगह पे, गुजरात नामक जगह पे विवाद हो गया। तो यहीं पर क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी किसी अभियान की वजह से बिजी था, तो इसने एक बंदे को भेजा जो इसके बिल्कुल करीब में था। इसने कहा कि एक काम करो कि मैं तो अभी दिल्ली में बिजी हूँ थोड़ा अभियान के चक्कर में, एक काम करो नुसरत खान तुम चले जाओ, गुजरात के अभियान को सही कर दो, सॉल्व कर दो इसको। तो गुजरात के अभियान के लिए एक बंदा यहाँ से भेजा गया था जिसका नाम था नुसरत खान। वो चला गया गुजरात। उसने क्या किया कि गुजरात के अभियान जो चल रहे थे, आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, झगड़े वगड़े चल रहे थे, उस डिस्प्यूट को ख़त्म किया उस नुसरत खान ने। नुसरत खान बंदा बढ़िया था। इसने जैसी डिस्प्यूट ख़त्म किया तो ये वापस जा रहा था दिल्ली से, गुजरात से दिल्ली की तरफ। जब ये जा रहा था तो इसको एक जगह निकली, एक जगह मिली। तो इसको जब जा रहा था तो ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो ये महाराज जी ये गुजरात के किसी एक इलाके में जाके रुक गए। रुकने के बाद क्या हुआ, अगले दिन जब ये सुबह उठा तो इसके पास एक किन्नर आया घूमता हुआ, मलिक कफूर साहब। तो ये किन्नर के पास पहुंचा, एक किन्नर से मुलाकात हुई इसकी, उसका नाम था मलिक कफूर। तो कहता है हाँ भाई तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, प्यारी आवाज़ है तेरी, तो कहाँ काम करता है? कहता है जी मैं तो एक दास हूँ, दास, गुलामी करते हैं हम तो। कहते हैं किसकी गुलामी करते हो? कहते हैं बस हमें तो जहाँ बोल दिया जाए वहीं गुलामी करते हैं। कहने लगे यार बातें तो बहुत बढ़िया करता है। कहता है तुझे मैं लेकर चलना चाहता हूँ, अपने राजा से मिलाऊंगा तुझे। कहता है लेके कैसे जाओगे मुझे तो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, जो मुझे खरीद ले हम उसके गुलाम। नुसरत खान कहता है बताओ तू किसके अंडर में है? कहता है मैं तो इनके अंडर में हूँ। ये चला गया उसके साथ। कहता है बताओ इसके कितने दाम हुए? कहता है 1000 दिनार। ले फेंक, 1000 दिनार फेंका मैं उसने। 1000 दिनार फेंकती कहता है चल मेरे साथ, तुझे लेकर चलता हूँ, तुझे अपने राजा से मिलाऊंगा, तुझे एक ऐसी जगह दिलाऊंगा जहाँ पे तू सोच भी नहीं सकता। नुसरत खान इसको अपने साथ लेके जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहता है महाराज अभियान तो मैंने ख़त्म कर दिया, आपके लिए तोहफा भी लाया हूँ साथ में। क्या तोहफा है? कहता है ये देखिए, याद से आपका गुलाम। ये बंदा ऐसे पल्लू बांध के ऐसे खड़ा। कहता है हाय यही है क्या वो? तो मतलब इसकी हरकत ही ऐसी थी, तो पता लग गया भाई कि ये किस तरीके का इंसान था, है ना। वहीं से पता लग गया कि ये थोड़ा सा अलग किस्म का इंसान है, ये ऐसे वाले हैं। तो उसी में पता लग गया कि भाई ये बंदा मेरे हेल्प कर सकता है। तो इसने क्या किया, इसकी टेस्टिंग करने के लिए इसको एक तरीके से बोला कि जो तुम्हें लेकर आया है उसी को मार दो। नुसरत खान को ही मरवाने की बात बोली। उनने निकाली गर्दन, ऐसी जैसी गर्दन पर रखा उतने में कहा रुक जाओ, बस काटना नहीं है, मैंने बस बोला था। उतने में रोक देता है। तब समझ में आया ये बंदा मेरा गुलाम बनने लायक है। उसी को क्या बना लेता है, किन्नर को ही अपने साथ रख लेता है। उसना इतना साथ, इतना अट्रैक्ट करता है ये अलाउद्दीन खिलजी से, अपनी बॉडी क्या कह सकते हो, अपने पूरे की पूरी फिजिकल पर्सनैलिटी दिखा के। ये तो भाई कातिल हो जाता है मलिक कफूर। वैसे भी तो ये ट्रांसजेंडर था,
तो इसी को क्या कहते हैं सर, इसी को ये गुजरात से ख़रीद के लाया था, इसी का बंदा था जिसका नाम था मलिक कफ़ूर। मलिक कफ़ूर को ख़रीद के लाया, और मलिक कफ़ूर को जब ख़रीद लाया तो ये इसकी वैल्यू कितनी थी सर, 1000 दिनार। 1000 दिनार में ख़रीद के लाया था, इसी वजह से इसे 1000 दिनारी कहा गया प्यारे बच्चे। 1000 दिनारी का टाइटल इसे दिया गया था, 1000 दिनारी कहा गया था, तभी से ये इतना फेमस हो गया था। ये तो भाई जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जाए उसी के पीछे पीछे बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहन ले चला जाए। अलाउद्दीन खिलजी जब भी मान के चलो इसको बिल्कुल अकेलापन महसूस हो, मलिक कफ़ूर को बुला लेता था। बस फिर तो नई प्लानिंग चल रही होती थी इनकी, मतलब अलग किस्म का इंसान था। तो जनरल तौर पे ये मान के चलो कि ये अलग किस्म का इंसान किस तरीके का सर, थोड़ा सा रंगीन किस्म का इंसान भी था मलिक कफ़ूर। तो मलिक कफ़ूर के बारे में याद रखना कि ये ट्रांसजेंडर कहा जाता था। यानी क्या था सर, ये एक किन्नर था जिसको खरीद के लाया गया था गुजरात से। याद रखोगे किसके पास ज़्यादातर रहा सर, ये ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसने अपना समय बिताया। आगे की बात होती है कि एक दिन क्या हुआ सर, रणथंभौर राजस्थान में युद्ध छिड़ा, वहां पर भी इसने क्या किया सर, उस युद्ध को भी जीता। लेकिन सबसे फेमस बैटल मानी जाती है प्यारे बच्चे चित्तौड़गढ़ की। ये बातें थोड़ी सी समझ लो, चित्तौड़गढ़ के बैटल के बारे में समझा देता हूं। चित्तौड़गढ़ का बैटल ऐसा था प्यारे बच्चे कि ये मान के चलो कि ये चित्तौड़गढ़ जगह पड़ती है राजस्थान के बिल्कुल पॉइंट सेंटर पे। तो यहां पर क्या हुआ कि यहाँ के एक राजा हुआ करते थे बड़े फेमस, जिनका नाम था राजा रतन सिंह। राजपूतों के राजा थे राजा रतन सिंह। इनकी एक धर्मपत्नी भी थी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी का नाम था प्यारे बच्चे नागमती। देख रहे हो, इनने तो नाग भी बसा रखा है, नागमती थी। जब ये पत्नी से शादी करके आया था अपनी पत्नी से कह रहा हूँ, जब ये लड़की इससे शादी करके आया था तो उस समय भी बहुत खूबसूरत थी। तो उस समय तो स्टार्टिंग का प्यार लव वगैरह जो होता है अट्रैक्ट था, ये पूरा पागल थे राजा रतन सिंह जी, बिल्कुल ख़त्म थे ये मान के चलो राजा रतन सिंह जी। तो नागमती से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। हुआ क्या कि नागमती से इन्होंने धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी। एक तोता हुआ करता था इनकी लाइफ में भी। राजा रतन सिंह के पास एक बड़ा प्यारा तोता था जिसका नाम था प्यारे बच्चे हीरामन तोता था, उसका नाम हीरामन तोता। एक पैरट था जो सबसे खूबसूरत दिखता था। तो राजा रतन सिंह सुबह सुबह उठ जाए, अपनी पत्नी से थोड़ी कुछ शादियों के बाद या कह सकते हो महीने 6 महीने साल के बाद इन्होंने अपनी वाइफ से थोड़ी सी दूरी या डिस्टेंसिंग बढ़ा ली। अपनी वाइफ के पास थोड़ा कम टाइम देते थे, ये 24 घंटे इसी तोते के पास रहते थे। इसी से अपनी बातें शेयर करना, इसी से अपनी बातों को रिलैक्स करना, सब इन्हीं से करते थे। हमेशा तोते की तारीफ। सुबह उठे, कहते प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरत इंसान या प्रकृति बनाई हुई सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो तुम ही हो। अगले दिन भी उठे, क्या बताए हीरामन, तेरे जैसा मुखड़ा आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। पता नहीं प्रकृति ने तुझे किस समय के अंदर और कितनी फुर्सत से बनाया है। शायद अगर मेरी पत्नी को बना देता तो शायद वो भी इतनी खूबसूरत ना होती। लेकिन ये चीज़ तोता पहले बड़ा खुश होता था कि भाई मेरी इतनी तारीफ करता है राजा रतन सिंह, वो भी इतने अच्छे खासे रजवाड़े के राजा। तो रोज़ जब तारीफ करे तो इसको बड़ा बुरा, एक दिन बुरा लग गया इसको। कहता है यार ये तो अब कुछ ज़्यादा ओवरफ्लो वाली बातें कर रहा है। एक दिन हीरामन तोता ने कह दिया, अरे यार राजा रतन सिंह, बहुत हो गया तेरे तारीफ का पुल। आए दिन देख रहा हूँ तेरे महीने भर से तारीफ पे तारीफ ही चली जा रही है। मतलब मैं तो ये मान के चलो संसार में सबसे बड़ा खतरनाक इंसान हूँ, सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ। मतलब शायद तुम भूल रहे हो इंसानों की जगत रानी के अंदर एक महारानी भी बसी हैं जिनका नाम है रानी पद्मावती। नाम तो सुना नहीं होगा तुमने, क्योंकि तुम नागमती से फुर्सत नहीं मिल रही। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक रानी पद्मावती है, पूरे के पूरे भारत छोड़ो पूरे विश्व में सबसे विश्व सुंदरी कहते हैं उसको। मेरी बात मानो, उनके दर्शन देख लो, मेरी तोते की, मेरे जैसे थोपड़े की तो तुम दर्शन भी भूल जाओगे। वो पानी भी पीती है ना, तो गले से पानी उतरता हुआ नजर आता है। और क्या चाहोगे बताओ, गले से उतरता हुआ नजर आ रहा है तुम्हें, और क्या फेफड़े देख लोगे उसके तुम हैं। यानी सीधी सी बात है कि इतना ज़्यादा डीपली पानी भी पीती हैं तो उनको फेफड़े कह सकते हो, उनके पानी भी उतरता हुआ नजर आता है। मतलब ये मान के चलो कि तारीफों के पुल पूरी तरीके से बांधे जा रहे थे। क्या बांध रहे थे? तारीफों के पुल। थोड़े से राजा रतन सिंह भावुक हो के कहते हैं, सच बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहा? कह रहे नहीं जी सच बोल रहे हैं, यकीन नहीं होता तो चले जाओ श्रीलंका, वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें। अभी भी वैसे भी बाजार, वहाँ पे नवरोज का त्यौहार चल रहा है, मेले मूले चल रहे होंगे, घूम रही होंगी, वो मिल जाएंगी तुम्हें आराम से। कहते सही बात है? कहते हाँ बिल्कुल पक्की बात है। राजा रतन सिंह निकल गए यहाँ से, इनने नागमती को धोखा वगैरह दिया, भाग गए और कहाँ चले गए? श्रीलंका।
श्रीलंका गए तो श्रीलंका के अंदर वहाँ पे कुछ सच में चल रहा था आयोजन वगैरह, समारोह चल रहा था। उस समारोह में घूम रही थी, तो समारोह में घूमते हुए इन्होंने पूरी जगह नज़र फहराया तो इनको कहीं नज़र नहीं आई। कई दिन तक इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, नज़र ही नहीं आई। अचानक नज़र आ गई इनको, तो ये जाकर इन्होंने सोचा यार कैसे बात करूँ, कैसे बात करूँ। तो आप लोग जैसे हो, कभी मान कर चलो आपको क्लासमेट में या क्लास में कोई लड़की अच्छी लग जाए, कोई लड़का अच्छा लग जाए, तो आप बहाना ढूंढते हो कि यार कोई तो बात छेड़ जाए जिससे कि हम इससे बात करना शुरू कर लें। तो आप कोई नोट्स का बहाना मारते हो कोई नोट्स का बहाना मारता है, कोई टाइम पूछने लग जाता है, जी आप टाइम बताएंगे, एक्चुअली मेरी घड़ी एक्चुअली नॉट वर्किंग टुडे, सो व्हाट इज़ द टाइम, जी 3:30 बज रहे हैं। अच्छा 3:30 बज रहे हैं, अरे मेरे यहीं से बस जाती थी, आज मैं लेट हो गया, तो दोस्त भी नहीं आया आज मेरा, तो मैं सोच रहा था कि एक्टिवा होती तो मैं किसी के साथ, आज आपके पास एक्टिवा वगैरह है क्या, आप मुझे यहीं तक छोड़ दीजिए। वहीं पे फिर बातचीत धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती। ये महाराज भी सोच रहे थे कि आखिर बात कैसे बढ़ाई जाए। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सोचा, अब क्लासमेट तो थे नहीं कि भाई आप नोट्स दे दो महारानी जी, हम थोड़ा सा कुछ नोट्स बना लें, है ना, कुछ महाराजाओं के नोट्स बना लें, हम राजा रतन सिंह के हम उस पर क्या कहते हैं चित्तौड़गढ़ के नोट्स बना लें। अरे नहीं। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सोचा कि इस मेले में भीड़ का फ़ायदा उठाया जाए। ये क्या गए, भीड़ के फ़ायदे में ये 2-3 बार महारानी से टकराए। महारानी कहती है आपको लाज नहीं आती? कहते लाज किस बात की, किस बात की लाज, आप जानती हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, टकराना तो स्वाभाविक है। चलो ठीक है। अगली बार आए, फिर घूमते फिरते फिर टकरा गए, फिर घूमे फिर टकरा गए, फिर घूमे फिर टकरा गए। इनको चढ़ गया गुस्सा। इन्होंने कहा कि अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं जी, बदतमीजी नहीं, शायद प्रकृति हमारे लिए बदतमीजी का एक स्वरूप बना रही है। शायद हो सकता है कि प्रकृति चाहती है हम बार बार टकरा रहे हैं, क्यों ना क्यों, कहीं प्रकृति का तो सोच नहीं है कि हमें मिलाना चाहती हो। रानी मुस्कुराई, कहती है ये नहीं मानेगा लग रहा है। तो फिर उस हिसाब से इन्होंने सोचा कि इनके दिमाग में आया कि अब राजा रतन सिंह जो हैं ये कुछ कहना चाहते हैं। तो राजा रतन सिंह ने इन्होंने बोला कि जब प्रकृति मिलाना चाहती है तो हम पीछे क्यों हटे। रानी आप बताइए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे पसंद करती हैं कि नहीं। इन्होंने कहा जी आप कहाँ और हम कहाँ, हमारा कोई मेल नहीं, आप भारत के राजा, हम यहाँ के, हमारे साथ आपका कोई मेल नहीं। कहते उसकी टेंशन मत लो, आप हाँ या ना का जवाब दो। इन्होंने हाँ कर दी, शादी हो गई। शादी के बाद ये क्या करते हैं, रानी पद्मावती को यहाँ से चित्तौड़गढ़ ले आते हैं। सौतन तैयार कर दी नागमती की, अब वो फन फैला के बैठी हुई है, कह रही जी अब डसूंगी दोनों को बराबर। तो इनने क्या की, शादी वादी कर ली। शादी के बाद अब इसका ध्यान पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये नागमती पे 1% भी ध्यान नहीं देता था। या अलाउद्दीन खिलजी था महाराज, इतनी खूबसूरत थी ये रानी पद्मावती कि इनके दरबार में एक ब्राह्मण काम करता था, ब्राह्मण पंडित। तो ब्राह्मण जो था उसको पता लगा कि भाई राजा रतन सिंह एक पत्नी मतलब एक लड़की के साथ विवाह करके आए हैं और सुना है कि पूरे भारत की या विश्व की बहुत सुंदरी है। तो उसको देखने के लिए ब्राह्मण 24 घंटे उसके आसपास घूमता था। वो ब्राह्मण इंसान ऐसा था कि कभी कभार तो हद पार कर देता था। वो कोशिश करता था कि रानी पद्मावती जब खाना लेकर आए तो इनके घूंघट को ऐसे करके देख लेता था। ये देखने की बहुत कोशिश करी इसने। एक दिन रानी पद्मावती शायद अपने हस्बैंड के साथ थी, तो उस समय भी इसने कोशिश करी देखने की। तो इतनी ज़्यादा बदतमीजी बढ़ चुकी थी इसकी कि राजा रतन सिंह को भनक लग गई कि ये बंदा जो है शायद हमारी घर की इज्जतों पर या राजपूतों के जो एक कंडीशन है या उनकी एक दायरा है या उनकी मर्यादा है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो राजा रतन सिंह ने इसको अपनी हवेली से बेदखल कर दिया था। बेदखल किया तो ये बंदा कहाँ गया, गुस्से में चला गया और सपोर्ट कर दिया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है महाराज आज से मैं आपके लिए काम करूँगा और आपको एक बात बता दूँ, आप इतने सालों से कुंवारे हैं, शादी वगैरह आप नहीं कर रहे हैं, आपकी पत्नी जो है आपसे दूरी बना के रखती है, तो मेरी बात मानिए, सलाह मानिए, आप शादी कर लीजिए। कहते शादी तो कर लूँ लेकिन शादी के लिए लड़की उतनी अच्छी नहीं मिल रही। कहते उसकी फिक्र मत करो, महारानी इतनी बड़ी खूबसूरत महारानी है, आपने शायद रानी पद्मावती का नाम सुना होगा। कहते हैं हाँ, उनको कौन नहीं जानता, वो तो विश्व की सुंदरी है। कहते आज हमारी पड़ोस में है, राजा रतन सिंह की पत्नी बनी हुई है, आज तक उनको भी किसी ने, उनकी पत्नी उनको भी नहीं देख पाए वो ठीक से, मैं चाहता हूँ आप उनसे शादी करें। भड़का हुआ था ये तो पूरी कोशिश कर रहा था लड़वाने की। तो इस ब्राह्मण की वजह से राजा रतन सिंह के खिलाफ या उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काया किसने, उस ब्राह्मण व्यक्ति ने भड़काया किसको सर, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से पता लगा कि विश्व की सुंदरी राजा रतन सिंह के पास,
हम यहाँ भारत के राजा, वो एक रजवाड़े का राजा, उसके पास है वो पत्नी। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वहीं से एक डायलॉग प्रसिद्ध हो गया, फेमस कर दिया इसने। कहता है खुदा की बनी वो हर नायाब चीज़ पे सबसे पहले अधिकार सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का होगा। इसने कहा चलो सेना भर के चलो, दिल्ली को मारो गोली, दिल्ली छोड़ो, दिल्ली की बजाय चित्तौड़गढ़ चलेंगे हम। ये पूरी सेना लेके पहुंच जाता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में डेरा बसा लेता है। रानी पद्मावती को एक आराम से लेट के देखता रहता है, कब आएंगी पद्मावती अपने महल से बाहर। आती नहीं है, राजपूतों की खानदान की निशानी है, पति से पीछे हुए ना वो बाहर तक निकल नहीं सकती। इसने 7 दिन निकाल दिए, देखता रहा अपने टेंट हाउस से, निकल ही नहीं रही थी अपने महल से बाहर। मलिक कफूर से काम चला रहा था मतलब मलिक कफूर से ही सारी की सारी बातें कर रहा, शेयर कर रहा। तो देखता रहा लेकिन वो आई नहीं रही। तो इसने सोचा यार बात नहीं बनेगी ऐसे। राजा रतन सिंह को बुलाते हैं, ये खुद ही चला गया। राजा रतन सिंह को बुलाया इसने। राजा रतन सिंह देख लेते थे इसको, कहते हैं यार ये कौन बंदा है जो कि इतने सालों तक खाली रहा, अब यहाँ पर टेंट हाउस बसा हुआ है। राजा रतन सिंह खुद पर्सनली पहुंच गए। कहते हैं हाँ भी क्या दिक्कत है तुम्हें, यहाँ क्यों बसेरा डाल रखा। कहते हैं हमें खबर मिली है कि जी यहाँ की विश्व सुंदरी बसी है, बस उन्हीं के दर्शन करने आए हैं, उन्हें देख के वापस चले जाएंगे। कहते हैं मूर्ख, तू होश में है, तू किसकी बात कर रहा है? तू उसकी बात कर रहा है जो तेरे सामने खड़ा है, उसकी बीवी के बारे में तू बात कर रहा है जो तेरे सामने खड़ा है। तुझे शायद पता नहीं, राजपूतों की खानदान पे नज़र उठाना भी बहुत बड़ा पाप है, और तू उनके खानदान की इज्जत पे नज़र उठा रहा है, तो सोच तेरा क्या हासिल करेंगे। ऐसी बात बोली तो कहता है महाराज हमारा गलत नज़रिया नहीं था, बस हम उन्हें देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। कहते देखना भी नहीं चाहोगे, देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो इस घर की इज्जत है। बस उठाओ बोरिया बिस्तर और निकल जाओ जहाँ से आए हो, अपनी दिल्ली की तरफ, वरना चित्तौड़गढ़ में चीथड़े कर दिए जाएंगे तुम्हारे। अलाउद्दीन खिलजी कहता है महाराज चले जाएंगे, बस एक मौका चाहिए कि हम एक दिन आपकी दावत पर आए, आपके घर दावत पे आना चाहते हैं। इतना तो आपके राजपूतों में, खानदान में, राजपूतों की निशानियों में मेहमान नवाजी तो होती होगी, तो मेहमान नवाजी के लिए आप हमें अपने राजपूतों का पूरा एक एरिया दिखा दीजिए कि आपके यहाँ पर मेहमान नवाजी कैसे होती है। ठीक है, शौक से आइए, कल ही आइए आप, और कल ही हम अपनी दावत में आपको इनवाइट करते हैं। चला जाता है ये दावत में जाता है, तो ये सोच के जाता है कि दावत में खाना परोसने तो रानी पद्मावती आएंगी। चला गया, अगले दिन गया खाना वाना लेकर, गया बड़े शौक से, इनका वेलकम किया गया। वेलकम वगैरह करने के बाद बैठाया गया इसको शान और शौकत से। एक रूम के अंदर 2 ही लोग बैठे, इतना बड़ा रूम, उस हॉल के अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे खाना खाने के लिए। खाना भी लेकर आई दासी उनकी। इसका मूड खराब, इनने खाया थोड़ा सा, खाने के बाद कहता है महाराज आपकी मेहमान नवाजी बड़ी पसंद आई, अब मेरी बात मान लीजिए, आप अपनी मेहमान नवाजी तो हमें दिखा चुके, एक मौका हमें भी दीजिए, हम भी आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाना चाहेंगे। कहते हैं अवश्य, कब आना है? राजपूतों का मुंह बोला बात खुली नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं, जब बोलोगे हम आएंगे। कहते हैं अगले दिन आप आ जाइए, बस आपकी मेहमान नवाजी हमने देख ली, आप हमारी देख लीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। हमें पद्मावती जी को नहीं देखना, हम बस मेहमान नवाजी दिखाना चाहते हैं। मेहमान नवाजी के लिए बुलाया, जैसे ही बुलाया चले गए राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह गए, इन्होंने बोला देखो अलाउद्दीन खिलजी कितना शातिर दिमाग का था। इसने बोला देखो मैं अकेले आया हूँ, चाहता तो मैं अपनी सेना लेके भी आ सकता था, मैं अकेला आया हूँ, आप भी अकेले आओगे, आप अकेले आओगे, इतना तो राजपूतों में दम होगा कि वो अकेले आ सकते हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल, राजपूतों के पूरे खूनों में, राजपूतों के अंदर पूरा खूनों में, रग रग में बसा है। ठीक है जी, तुम अकेले आए हो, हम भी अकेले आएंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी शातिर दिमाग का था, उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, अकेले चले गए। अकेले जाने के बाद इसने अपनी सेना बुला ली, ऑन द स्पॉट राजा रतन सिंह की हत्या करवा दी। जैसे ही मरवाया राजा रतन सिंह को, राजा रतन सिंह के मरने के बाद इसके लिए रास्ता साफ हो गया। ये सेना को लेके आगे बढ़ने लगा। पद्मावती जी को पता लगा कि उनके शौहर नहीं रहे, हस्बैंड नहीं रहे, मर गए। तो रानी पद्मावती ने आंसू नहीं बहाए, कड़क थी वो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा मेरे पति ने जिस वजह से जान दी है, उनकी वो जान
जो कि एक उनकी जो जान थी वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। उन्होंने प्लीज़ इस वजह से जान दी ताकि वो मेरी शक्ल ना देख पाए, और यही सबसे बड़ी हार होगी इस राजा की, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की, कि ये मेरी शक्ल नहीं देख सकता। रानी पद्मावती अपनी सहेलियों को इकट्ठा करती है, दासियों को इकट्ठा करती है, महल की हवेलियों को इकट्ठा करती है, कहती है सहेलियों हमें इस राजपूतों को आज भी इनकी नज़र में ज़िंदा रखना है, इसीलिए बोलो मेरे साथ, करोगी जौहर? सब ने हाथ मिलाया, कहते हैं हाँ महारानी। जैसी वो देखने के लिए कूदा, अगले उतने में लकड़ियों के अंदर कूद पड़ी है, और जैसी गिरी ऑन द स्पॉट पूरी की पूरी जल गई। कौन? रानी पद्मावती। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने क्या कर लिया प्यारे बच्चे? जौहर किया था। जौहर में ही इनकी क्या हो गई प्यारे बच्चे? डेथ हो गई थी। ठीक है जी, यही थी चित्तौड़गढ़ की कहानी, और इस चित्तौड़गढ़ की कहानी को कहा जाता है फेमस रानी पद्मावती। इसी पद्मावती का नाम बाद में पद्मावत किया गया था। पद्मावत इसी पद्मावत को लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी थे प्यारे बच्चे। मलिक मोहम्मद जायसी कब लिखी प्यारे बच्चे? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1540 में इसे कंप्लीट किया। उसी के बाद मालवा का फेमस बैटल इतना नहीं माना जाता। इनके कुछ मेजर काम थे अलाउद्दीन खिलजी के। मेजर काम क्या क्या है प्यारे बच्चे? मेजर कार्य क्या क्या रहे? इन्होंने बहुत सारे मेजर कार्य किए, जैसे इन्होंने बनवाया था सीरी फोर्ट, किला बनवाया एक बहुत फेमस, सीरी फोर्ट बनाया, अलाई दरवाज़ा इसने बनवाया, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार बनवाई प्यारे बच्चे, अलाई मीनार, अलाई मीनार, हौज खास बनवाया इसने, हौज खास, हज़ार खंबा महल इसने बनवाया, हज़ार खंबा महल, हज़ार खंबा महल इसने बनवाया। ये सारी चीज़ें कहाँ बनवाई प्यारे बच्चे? दिल्ली में लोकेटेड है। सारी चीज़ें दिल्ली में इसने बनवाई। अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई हौज खास, ये सारी चीज़ें दिल्ली में बनवाई। इसने कुछ नीतियाँ बनाई थी अपने आप को बचाने के लिए। इसकी कुछ नीतियाँ थी, जैसे घोड़े दागने की नीति। घोड़े दागने की नीति इसने बनाई, घोड़े दागना। इसी ने बनाया सर क्या रे बच्चे? क्या घोड़े दागने की, हुलिया बनाने की प्रथा इसने शुरू करी, हुलिया बनाना। हुलिया बनाना क्या होता है प्यारे बच्चे? हुलिया बनाने का मतलब वो बताता हूँ अभी आपको। और एक नीति बनाई बाजारीय व्यवस्था, बाजारीय व्यवस्था, बाजारीय व्यवस्था। मंडी सिस्टम भारत में इसी ने शुरू किया, मंडी प्रथा इसने शुरू करी, मंडी प्रथा। और क्या किया सर? सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा इसने शुरू करी, नकद वेतन। नकद वेतन जानते हो? सैलरी इन कैश। इसकी प्रथा किसने शुरू करी? इसी ने। ये सब आरबीआई पहले खुद ही होते थे। इज ऑल आर कमर्शियल बैंक्स, ये सब आरबीआई होते थे पहले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब ये खुद ही होते थे, खुद ही जारी कर देते थे। टकसाल, मिंट, जो चलाना है सब चला देते थे ये। ठीक है जी, नकद वेतन इसी ने शुरू कर दिया। घोड़े दागने की प्रथा ये थी कि प्यारे बच्चे, ये बंदा बड़ा खतरनाक था, सेना बहुत बड़ी थी, तो क्या करता था, जब भी अपने सेनापतियों को घोड़े लड़ने के लिए देता था, घोड़े देखकर इनके सेनापति बौखला जाते थे। इसके सेनापति जो कमांडर होते थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये सोचते थे कि घोड़े बहुत अच्छे हैं, क्यों ना घोड़े को रिप्लेस कर लेते थे। तो इनके सेनापति क्या करते थे? अच्छे घोड़े रख लेते थे, बेकार घोड़े अलाउद्दीन खिलजी को। लड़ाइयों के बाद बेकार घोड़े अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यार जब भी मैं इनको घोड़े लड़ने के लिए देता हूँ, मेरे पास घोड़ों की स्थिति बड़ी बेकार आती है। शायद मेरे सेनापति घपलेबाजी कर रहे थे, तो उस समय सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, पकड़ पाता नहीं था ये। अब ये इसको इतनी बड़ी सेना में पता ही नहीं लगता था घपला कौन कर रहा है। तो इसने क्या किया? घोड़ों की देख रेख को करने के लिए, घोड़े के ऊपर नज़र रखने के लिए कि घोड़े बदले ना जा सके, रिप्लेसमेंट ना हो सके, तो ये क्या करता था? घोड़े के ऊपर दाग लगा देता था, गर्म करता था एक लोहा, उस पर अपना सिंबल बना लेता था उस लोहे के ऊपर, उस लोहे पे सिंबल बनाकर उसे बिल्कुल गर्म आंच में तपाता था। आग में तपाने के बाद उसको पूरा गर्म करके घोड़े की स्किन पे चिपका देता था, और घोड़ा चिपकने के बाद उसके ऊपर पूरा का पूरा दाग, घोड़े का दाग, घोड़े के ऊपर दाग किसका बनता था? अलाउद्दीन खिलजी का। और उससे पहचान हो जाती थी। अब वो स्किन चिपक गई, स्किन के ऊपर चिपक गया तो वो निकल तो सकता नहीं, तो इसी वजह से अब वो वही घोड़ा जो घोड़ा लेके जाते थे उसके सुप्रीम कमांडर लोग, सेनापति लोग, अब ये रिप्लेस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो साइन सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? वो साइन सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अब वो दाग को बदल तो सकते नहीं है, मिटा भी नहीं सकते थे। अब इनको क्या करता है? मजबूरी में वही घोड़ा वापस करना पड़ता था। तो घोड़े की खरीद फरोख्त को या धोखेधड़ी को रोकने के लिए इसने क्या किया था? घोड़े दागने की प्रथा शुरू करी। हुलिया बनाने की प्रथा इसने इसलिए शुरू करी कि इसकी लाखों की सेना होती थी, तो कोई
कोई दूसरा बंदा इनकी सेना में ना घुस जाए, इसी वजह से इसने हुलिया बनाना शुरू किया। मान के चलो सपोज करो इसकी लाखों की सेना है, सपोज करो इसकी 100 सेना है, 100 लोग हैं, सपोज करो, वैसे तो लाखों की थी, सपोज करो 100 बंदे इसने लड़ने के लिए भेजे। 100 बंदे लड़ने के लिए भेजे तो क्या करता था ये, हुलिया बनाता था। ये हुलिया बनाने का मतलब इसको डर था कि इतनी लाखों की सेना में मेरी हर किसी पे नज़र तो रहेगी नहीं, इतनी लाखों में अगर कोई दुश्मन भी अगर मेरी सेना में घुस के बैठ जाए तो शायद वो पूरी की पूरी नीति को ख़राब कर सकता है मेरी। इसीलिए क्या करता था, ये सभी का नाम रिकॉर्ड, नेम, आंखों का कलर, हाइट, फेस कलर, सारा कुछ रिकॉर्ड करता था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे आपकी मैडम रजिस्टर में नोट करती है ना, नाम बताओ, अनिल आया है प्रेजेंट मैम, राहुल प्रेजेंट मैम, राखी प्रेजेंट मैम, राजू प्रेजेंट मैम, सब आए हैं, राना प्रेजेंट मैम, सब प्रेजेंट है। उसी तरीके से ये 100 बंदों के नाम और हुलिया बनाकर रखता था। जिन जिन को भेजता था ये उन पे टिक लगा देता था, ये सब लड़ने गए हैं। वापस जब आते थे तो दोबारा इनका बायोमेट्रिक करता था। ये बायोमेट्रिक मतलब वो दोबारा से चेक करता था ये 100 बंदे आए कि नहीं। 100 में से कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 100 के 100 अगर बिल्कुल सही आ रहे हैं और गलती से कोई 101 बंदा या 102 बंदे हो जाए, 100 के बाद 101 या 102 बंदा हो जाए, इसे पता लग जाता था 2 बंदे एक्स्ट्रा मेरी सेना में कोई घुसा है, ये मेरे खतरनाक हो सकते हैं। ये पूरी सेना की जांच करवाता था। जब वो पकड़े जाते थे उनकी गर्दन काट देता था। उसी को हुलिया बनाने की प्रथा बोली गई। बाजारी व्यवस्था बड़ी खतरनाक थी प्यारे बच्चे। इस व्यवस्था के अंदर क्या करता था, ये बड़ा खतरनाक था। इसने बोला था कि मेरे शासनकाल के अंदर किसी भी तरीके की खरीद फरोख्त में घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इसके दरबार के अंदर क्या हुआ कि एक बंदा था, जो दुकानदार होते थे, जब भी वो राशन पानी बेचते थे तो घपलेबाजी बहुत होती थी। तो इसके टाइम पीरियड में इसने रोक लगा दी। इसने कहा कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी दुकानदार अगर वो घपलेबाजी करता हुआ नजर आए तो उसको एक दंड दिया जाएगा। अब वो दंड क्या था वो देखो। सपोज करो कि एक बंदा आया किसी के दुकान में 10 किलो चीनी लेने के लिए। दुकानदार से बोला कि 10 किलो चीनी तोल दो। तो दुकानदार क्या करता, 10 किलो चीनी दिखाकर 5 किलो तोलता था और 5 किलो क्या कर देता था, दे देता था और बताता कितना किलो था, 10 किलो। उस हिसाब से तोलकर इसने दे दिया। कितने का घपला मारा, 5 किलो का। एक बंदा होता था गुप्तचर। गुप्तचर जानते हो, मतलब कि जो बंदे छुपे हुए, जैसे कि पुलिस वाले नहीं भेजते गुप्तचर, देखा होगा आप लोगों ने कि सिविल ड्रेस में घूमते रहते थे और वो सारी की सारी देख रेख करने के बाद पुलिस वालों को खबर देते हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसा चल रहा है सब कुछ, ले बेटे तेरा 100 रुपये पक्का, ऐस कर जा, पौवा पी अपना। वही चीज़ ये भी करता था। गुप्तचर छोड़ रखे थे इसने हर दुकान पे। कोई गुप्तचर क्या करता था, बता देता था, महाराज जी इस बंदे ने, ये दुकानदार ने 5 किलो का घपला किया है, बुला लो इसको अपने पास। सेनापति जाते थे, पकड़ के लाते थे इसको। हाँ भाई कितने का घपला किया, कहता है 5 किलो का घपला। नहीं महाराज कोई घपला नहीं किया, टेंशन मत ले, 5 किलो का घपला किया है, ये सारी की सारी खबर हमारे गुप्तचरों ने दी है और वो झूठ नहीं बोलते, इसीलिए इसकी बॉडी से 5 किलो मांस काटा जाए। 5 किलो मांस काट देते थे, पूरी बॉडी से हाड़ दिया था। उसी को बोलते थे बाजारी व्यवस्था। मंडी प्रथा इसने शुरू किया। तो ये सारे के सारे काम प्यारे बते अलाउद्दीन खिलजी के थे। महाराज जी 4 जनवरी को 1316 में किसी कारणवश इसकी क्या होगी सर, नेचुरल डेथ होगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी मरा, इसका जो खरीदा हुआ कौन था सर, इसका खरीदा हुआ दिनार जो था ट्रांसजेंडर, इसी को अगला राजा बनाया गया। 36 दिन का राजा बनेगा, 36 डेज का राजा बनेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे, मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे सर नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी के बारे में। आज की क्लास में आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जितनी अच्छी लगी होगी उतना ही ज़्यादा प्यारे बच्चे इसको प्यार देना, शेयर करना, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाओ। यूट्यूब के ऊपर एक नया स्मार्ट स्टडी विद गौरव के नाम से चैनल है, जो कि आप बहुत ही लेवल पर, एक कॉमेडी लेवल पर नहीं तो एक अच्छे तरीके से आपको समझाने का पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चे। अब कॉमेडी लेवल भी नहीं ज़्यादा ज़रूरी होता, क्योंकि कॉमेडी लेवल से क्या है कि बच्चा फिर कॉमेडी में ही लेकर चला जाता है इन चीज़ों को। नहीं, इतना कॉमेडी भी नहीं करने का तुमको, सिर्फ और सिर्फ इसको समझने लेवल तक को रखो, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ठीक है जी। मौसम बदल रहा है, खाना पीना खाते रहिए अच्छे से, ठंडा पानी अवॉइड करो, ठीक है जी। पंखे के नीचे सोना बंद करो, एसी को ऑफ कर दो, ठीक है जी। अब थोड़ी सी सर्दी आ रही है, प्लीज़ मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।